से लीजिए, ठीक से लीजिए। सभी डॉक्टर के सिद्धार्थ साहब का कट्टर ध्वनि से स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल लेक्चर हम लोग हर एक साल मनाते हैं दिसंबर जनवरी के महीने में, लेकिन इस बार कोरोना के चलते हम लोग उस समय नहीं कर पाए। तो आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं इस फंक्शन में वो पधार चुके हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ। इनकी ये इनका परिचय किसी माने इनका ये कोई मोहताज नहीं है। ये वेल नोन हमारे बिहार के वन ऑफ द टॉप मोस्ट ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं है, हमारे बिहार के फिनांस मैनेजर, यू कैन से कि ना फिनांस डायरेक्टर, फिनांस मैनेजर जो आप कर लीजिए वो है। तो सबसे पहले बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में मैं यहाँ पर उनका गुलदस्ता पौधा दे करके उनका स्वागत करूँगा। मित्रों, हमारे जो मुख्य अतिथि हैं वो अभी राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग सह मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं। हम उनका स्वागत यहाँ पर बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में करतल ध्वनि से एक बार करते हैं। हमारे सभी सहयोगीगण, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आए हुए हमारे प्रतिनिधि और दोस्तों, यह एक बहुत ही सुखद अवसर है कि देश के रत्न, बिहार की मिट्टी के लाल, संविधान सभा के अध्यक्ष, सादगी की प्रतिमूर्ति, भारत गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्रद्धांजलि के रूप में आयोजित आज के इस मेमोरियल लेक्चर में आप सबों का स्वागत करने का अविस्मरणीय अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं आभारी हूं अपने अतिथि वक्ता डॉक्टर सिद्धार्थ जी का, जिन्होंने अपने व्यस्तताओं के बावजूद हमारे आग्रह एवं निमंत्रण को स्वीकार किया और स्मृति व्याख्यान देने के लिए आज हम सबों के बीच पधारे हैं। आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत। सर, आज हम जिस महापुरुष को याद करके उनको श्रद्धांजलि देते हैं, यह उनका परिचय जानकारी की कोई उनके बारे में जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के जीरादेई, उन्होंने स्मृति व्याख्यान देने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर सिद्धार्थ जो हैं। मैं एक छोटी जानकारी देना चाहूँगा सर कि इस स्मृति व्याख्यान कार्यक्रम में वर्षों से देश के जाने माने व्यक्तित्व को अपने प्रांगण में स्वागत करने जयेंद्र प्रसाद, पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल बीके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, पूर्व विदेश सचिव एम्बेसडर श्री श्याम शरद, श्री मुकुंद दुबे आदि गणमान्य लोग हैं। आज का मेमोरियल लेक्चर का टॉपिक सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बिहार। आपका जो लंबा प्रशासनिक अनुभव रहा है और राज्य सरकार के अनेक महत्वपूर्ण विभाग में आप कार्यरत रहे हैं, और इस बार पहली बार आपके नेतृत्व में बिहार ने 21-22 के बजट में 2 लाख करोड़ से ज़्यादा का खर्च किया है और बिहार को 5वीं पायदान पर पहुंचाया है। बिहार से ऊपर अब 4 स्टेट हैं, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। तो ये जो भी हुआ है, इसमें हम समझते हैं कि डॉक्टर सिद्धार्थ का सबसे बड़ा रोल रहा है। उद्योग विभाग में रहते हुए भी आपने औद्योगिक नीति, बिहार स्टार्टअप नीति, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना के निर्धारण आपने किया था। अभी पिछले महीने 12 मार्च को आपने जो हम लोगों ने स्टार्टअप कॉन्क्लेव किया था, उसमें भी आप हम लोग को गाइड करने के लिए वहां पर आए थे। यहाँ पर एक बार पुनः आपके पधारने का हम लोग फिर से स्वागत करते हैं और आपका अभिनंदन करते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए
मैं माइक को अपने अन्य साथी की तरफ मुखातिब करता हूँ। संजय गोयनका जी। A man of such a stature, Dr. S. Siddharth. Personally, let's say for the last 15 years, I'm acquainted with his activities. He is a brilliant IAS officer of 1991 batch, obtained his BTech Computer Science and Engineering from IIT Delhi in 87, and then followed by a PhD degree in Information Technology from the same college, IIT Delhi. After that, he pursued his MBA from IIM Ahmedabad in 1989. He is, to the best of our surprise, he is also pursuing his second PhD degree from BHU. So at this stage, he is still pursuing his second degree. And at present, he is a very responsible post of a Principal Secretary to the Honorable Chief Minister, Government of Bihar, in addition to the post of Additional Chief Secretary, Finance Department. And he's already proved his mettle by spending more than 2 lakh crores in one financial year. He is also on the board of directors of Ellen Mishra Institute of Economic Development and Social Change. He is chairman and director of Center for Economic Policy and Public Finance in Patna. And in spite of so much of academic excellence and his commitment to his job, his personal pursuance, he's a excellent professional wildlife photographer. A few of our members have the privilege of seeing his wildlife photography. A painter and a cartoonist as well. So those are his personal characteristics. And his websites are there where you can see his photographs. siddharthphotography.com. Instagram and Facebook also you can find his photographs. He has a video channel, YouTube also, where you can have this photographs of his wildlife photography. In last 31 years of his service as an IAS, he has served as a district magistrate of few districts like Muzaffarpur, Bhojpur, Aurangabad, Lohardaga. And he has in his early stage of life, he had a tenure as central government as a director, Ministry of Heavy Industries. And in Bihar government of late, he was worked quite a lot as Secretary Urban Development. And while working as secretary, he was responsible for drafting Bihar Urban Planning and Development Act 2014, Bihar Urban Planning and Development 2014, and Bihar Building Bylaws 2014, which we all are. There is recent amendment was done in that. And he was also responsible for initiating the process of DPR for Patna Metro for work which has started, and master plan for Patna metropolitan area. So in urban department, much of a contribution as on date has been given by him. He served twice a term as a Principal Secretary of Industry Department, our nodal department. In IDC, he drafted the Industrial Policy 2016, Bihar Investment Act 2016, and Bihar Investment Rules 2016. And the most important, he was pioneer in drafting Bihar Startup Policy 2017. Most of the startup ecosystem which we are seeing is because of his. And the other areas which he has handled assignments are in the field of handloom, handicraft, silk, skill development. Ease of business reforms, he is one of the, he's instrumental, he tries that maximum, say you can, all the maximum ease of doing business reforms are taken by him. He has also been the Additional Chief Secretary, General Administrative Department, Secretary Public Grievances, and he specializes in areas of commerce, industrial investment, e-governance. He has been a director on the board of many central PSUs, and as on date, he is director on all the state PSUs. And with these words, I once again present Dr. Siddharth for this august gathering. मैं माननीय अतिथि से आग्रह करूंगा कि वो हमें इस टॉपिक पर जो संबोधित हम लोग को सबको संबोधित करें और हम लोग के ज्ञान में धन्यवाद संजय गोयनका आपके जनरस इंट्रोडक्शन के लिए, और हमारे बीआई के प्रेसिडेंट श्री अरुण अग्रवाल, फॉर्मर प्रेसिडेंट KPS केसरी, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामलाल खेतान जी,
हमारे आज इस सभा में उपस्थित प्रोफेसर पी घोष, प्रोफेसर एन के चौधरी, डॉक्टर सरोज सिन्हा और सभी हमारे आज इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण। बिहार के इकोनॉमी के बारे में आज जब मुझे कहा गया कि बिहार के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में आप कुछ चर्चाएं करें, तो मुझे लगा कि मेरे से ज़्यादा जानकारी तो इंडस्ट्री के बीआई के लोग और साथ हमारे एकेडमिशियंस जो आज उपस्थित हैं वो ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मैं एक प्रैक्टिशनर इकोनॉमिस्ट हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उसी के बारे में बात करता हूँ। और इस राज्य में जो फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसका जिम्मा मेरे पास है। तो जो भी मेरा पर्सपेक्टिव होगा, मेरा और जो विचार होंगे वो उसी डायरेक्शन में होंगे। जहाँ तक बिहार की बात है, हम लोग मुझे करीब 31 साल हो गए हैं और आज सुबह मैं सभी राज्यों के आंकड़े देख रहा था। और हाल ही में आपको जानकारी होगी कि हम लोग का बड़ा क्रिटिसिज्म रहा कि हम बजट तो बनाते हैं लेकिन खर्चा उसके अनुरूप नहीं करते। और मेरा ये चौथा बजट था और चौथा बजट बनाते समय भी मुझे लगा कि कम से कम राज्य इस क्रिटिसिज्म से बाहर है कि बजट और जो एक्सपेंडिचर है उसमें काफी गैप नहीं है। और इसका मुख्य कारण होता है रिसोर्सेस। बजट में जब हम लोग बनाते हैं एक रिसोर्स का फोरकास्ट करते हैं हम लोग कि इस राज्य में टैक्सेस का आगमन क्या है, हमारे सेंट्रल टैक्स ट्रांसफर्स क्या है, कितनी लोन लेने की क्षमता है और कहाँ कहाँ हम लोग कैपिटल रिसोर्सेज, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिसोर्सेज का हम लोग अरेंजमेंट करते हैं। और इस पूरी व्यवस्था एक FRBM एक्ट पर निर्भर होती है, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट है। तो FRBM एक्ट पर ही निर्भर है और उसके अंतर्गत जो हम लोग का स्कोप होता है बनाया जाता है। लेकिन ये बड़ा चैलेंजिंग रहा और ये खुशी की बात है कि इस राज्य में हम लोगों ने जो लैंडमार्क एक्सपेंडिचर है 2 लाख करोड़ का, वो हम लोगों ने किया। इस एक्सपेंडिचर के बहुत सारे मायने हैं। लोग कहेंगे कि ये केवल आंकड़ा है और ये सरकारी खर्च है, तो ऐसे बहुत सारे मायने हैं। ये 2 लाख करोड़ कहीं नहीं गया, ये लोग 2 लाख करोड़ आपने व्यय किया है इस राज्य के अंदर और राज्य के अंदर विभिन्न क्षेत्रों में व्यय किया है। 1000 सैलरीज में आपने व्यय किया है, अपने कर्मचारियों को सैलरीज दी है, बहुत परमानेंट एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट पे है, तो उनके यहाँ ये पैसा क्या है। इसके अलावा जो हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, उनके पास पैसा क्या है। और बाकी जो सामग्री हम लोगों ने क्रय किया, हम लोगों ने सीमेंट क्रय किया, बालू का क्रय किया, गिट्टी, ईटा और जो कमोडिटीज हैं हम लोगों ने क्रय किया, ये सारा क्रय हम लोगों ने इसी जो हम लोगों ने एक्सपेंडिचर लिमिट्स हैं उसके अंतर्गत किया। तो करीब 2 लाख करोड़ का जो मनी है, जिसको हम लोग मनी सप्लाई कहते हैं, ये टोटली आपके जो इकोनॉमी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है, ये उस इकोनॉमी के अंदर का हम लोगों ने कंट्रीब्यूट किया और यही पैसा सर्कुलेट होता है। यही पैसा आपके दुकानों में जाके हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं खर्चा करते हैं, परचेजेस करते हैं और हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको खरीदते हैं। और ये मनी सप्लाई का एक सिस्टम है जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं वो ज़्यादा विस्तृत में बता सकते हैं। लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन जो सरकारी स्तर पर है, ये सरकारी एक्सपेंडिचर है, वो हम लोगों ने किया। एक दूसरा कंपोनेंट इस इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करता है वो है इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस वो है जो हमारे बैंक के माध्यम से कंट्रीब्यूट होता है। और बैंक के माध्यम से जो लोनिंग होती है, लोन सिस्टम होता है, जो बैंक्स लोन देते हैं, वो भी इकोनॉमी में एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंडिचर उसके माध्यम से होता है और वो भी करीब 1,20,000 30,000 के आसपास होता है। तो ये दोनों मिला के साल करीब वही
3,30,30,000 का कंट्रीब्यूशन इसी तरह का है। इसके अलावा हमारे रेमिटेंसेस हैं, हमारे जो हमारे वर्कर्स हैं, हमारे जो भाई बंधु अन्य राज्यों में काम करते हैं, वो अपना पैसा भेजते हैं और वो यहाँ पे स्पेंड होता है। तो जो कंट्रीब्यूशन है इन सभी का, तो बाकी अन्य छोटे सेक्टर्स हैं जो लेस दैन 5,000-10,000 करोड़ है, ये सभी मिलके हमारी इकोनॉमी निर्धारित करती है। सरकार ने तो अपने सर से जो एक्सपेंडिचर किया है, मैं अभी देख रहा था आंकड़ा, हम देख रहे थे कि हम लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट हाईएस्ट स्टेट है पूरे देश में in terms of expenditure as a percentage of GST। और ये बड़ा आश्चर्य बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा है, आंकड़ा देख रहा था कि हम लोग as total expenditure as a percentage of GDP ये हम लोग 30% है, और हमारा नेक्स्ट राज्य उत्तर प्रदेश है 24 है, छत्तीसगढ़ है बहुत छोटा 12% है, 24 है, मध्य प्रदेश उड़ीसा 24% है, राजस्थान 22 है, वेस्ट बंगाल 17 है। तो 30% ऑफ एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ GSDP आप सोच सकते हैं कि हमारा ये एवरेज है 15, 16 और 21, 22 में एवरेज है, 5 साल का जो एवरेज है उसमें वी आर द हाईएस्ट इन द कंट्री। और अगर हम लोग देखें परसेंटेज ऑफ GSDP 19-20 का, तो छत्तीसगढ़ का 23 है और बिहार का 22 है, और उसके बाद हिमाचल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बड़े बड़े जो राज्य हैं जिसके बारे में हम लोग कहते हैं बड़े विकसित हैं और जिसके बारे में हम लोग अपने बारे में ही भावना रखते हैं। कभी कभी कहते हैं ना कि हम लोग अपने बारे में, हमको ही अपनी मतलब व्यवस्था पे और अपने ही स्थिति पर बड़ी हीन भावना हो जाती है। उन राज्यों की स्थिति अगर देखेंगे, तमिलनाडु 13% है, हरियाणा 13% है, तेलंगाना 13 है, कर्नाटका 12 है, महाराष्ट्र 11 है और गुजरात 10% है। और कहाँ हम 22 और कहाँ वो 11, 10, 12 और कंपैरिजन है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा हम लोग और सिस्टम में एज ए एक्सपेंडिचर हम लोग कर रहे हैं। दूसरा ये है कि जो हमारा इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है वो आज भी बड़ा मतलब ये स्टिल मैटर ऑफ चैलेंज है, और जिस दिन ये सुधर जाएगा हमको लगता है कि वी ओवरटेक मेनी ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमीज। और हम लोग कोशिश करते हैं, हमारा CD रेशियो आज भी स्टेट बैंक का उस दिन काफ़ी मतलब डिस्कशंस हुए थे हमारे, शायद कुछ BI के सदस्य उस दिन हुए होंगे, बट दे जस्ट हैड CD रेशियो 32%, 32.something%। कुछ बैंक के 40 थे, कुछ के 45 थे, एंड ओवरऑल CD रेशियो जो हम लोग गवर्नमेंट बोरिंग मिला के करीब 50 पार किए थे। बट स्टेट बैंक, बैंक लाइक स्टेट बैंक और बैंक लाइक और द अदर लार्जर बैंक्स, अगर उसका जो CD रेशियो है, CD रेशियो का मतलब ये है कि जो राशि हमारे भाई बंधु सभी इंडस्ट्री और सब लोग पैसा बैंक में जमा करते हैं, उसका कितना पोर्शन और कितना परसेंटेज हम लोग इस इकोनॉमी में वापस लगाते हैं। आप समझ सकते हैं कि अगर आपने 100 रुपये लगाया, 100 रुपये हम लोगों ने जमा किया, अगर उसका हम लोग 60-70% इस इकोनॉमी को चलाने के और इस इकोनॉमी के मनी सप्लाई और इस इकोनॉमी में जो पैसा पंप करना है, अगर वो उसका केवल हम 30% ही करें और ये बाकी जो 70% है वो अन्य राज्यों की इकोनॉमी में जुड़ जाए, मतलब वो चला जाए तेलंगाना में, तमिलनाडु 110% आपकी जानकारी है, महाराष्ट्र भी वो उतने ही पे ही है, 98 या 99 है, गुजरात भी 100 के आसपास है, और महाराष्ट्र का भी वो है। अगर आप सोच सकते हैं कि जो यहाँ का पैसा है, जो यहाँ का पब्लिक का, रेमिटेंसेस का, डिपॉजिट्स का, अगर ये मनी अगर किसी अन्य राज्य में चला जाए तो आप सोच सकते हैं कि उसकी इकोनॉमी में क्या एडिशन होगा, उसकी इकोनॉमी में ग्रोथ क्या होगा, उसकी इकोनॉमी में डेवलपमेंट क्या होगा और हमारे इकोनॉमी में क्या। इसलिए हम लोग का बहुत जोर रहता है, बहुत जोर रहता है, लेकिन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बहुत लिमिटेड रहता है। बहुत गवर्नमेंट स्पेंडिंग, हम अपार लोन नहीं ले सकता, मैं अपार, मेरे रेवेन्यू सोर्सेस नहीं है, मेरे अनलिमिटेड मेरे टैक्सेस सोर्स ऑफ टैक्स नहीं है, मेरे अनलिमिटेड कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, अब आप समझ सकते हैं कि अगर उसको आज के दिन में जो 32 है, अगर स्टेट बैंक ही 64 हो जाए, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं इंडस्ट्री की आज की स्थिति। इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में आएगा, वो इंडस्ट्री में वो वर्किंग कैपिटल के रूप में आएगा। हम लोग को बहुत, मैं बजट जब बनाता हूं तो
केसरी साहब का हमेशा मुझसे नाराजगी रहती थी। और यहाँ पे एक सज्जन थे, वो हमेशा बोलते थे कि अपनी मुट्ठी और भुजाएं खोली है, तो आज वो दिख नहीं रहे। हाँ, तो हमेशा बोलते थे। तो हमने कहा भाई इंडस्ट्री हैज टू बी फंडेड बाय एन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस मैकेनिज्म। State government cannot fund it. The state government can give you subsidy, state government can give you some incentive. But the major आपका जो contributor होगा वो आपका institutional finance है। आज के दिन में हम बात कर रहे हैं एथेनॉल की, तो आपका 95% तो बैंक से ही आना है ना, हमारे स्टेट गवर्नमेंट से तो नहीं आना है उसको। 5% आपका शायद इक्विटी है, कंट्रीब्यूशन है, बाकी तो बैंक से आना है उसको। तो ये स्थिति है कि अगर इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पर हम लोग का जोर नहीं रहे, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस पर हम लोग सुधार नहीं करें, तो हम लोग वही रहेंगे। आज 2 लाख करोड़ किया है, कल 2 लाख 10 पे रहेंगे, 2 लाख 15 पे रहेंगे, 2 लाख 20 पे रहेंगे। सो हम लोग का यही दबाव है, हम लोग का यही जोर है कि ये जो कंपोनेंट है एक्सपेंडिचर, ये जो कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, इस बार जरूर मेरी इंडस्ट्री से बात आप लोगों से अनुरोध आया है that we will double the target। हम लोग जो MSME में जो लोन का ACP टारगेट है, we are going to increase it phenomenally। और इस बार उल्टा कैलकुलेट करूंगा मैं। हर बार मैं मेरा चौथा साल वही है कि आई एम गोइंग टू रिवर्स कैलकुलेटेड कि अगर मेरा CD रेशियो 65 होगा तो मेरा एनुअल क्रेडिट प्लान कितना होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। अभी क्या होता है कि इंक्रीमेंटल बना के ले आते हैं, अच्छा 145 हो गया तो चलिए 155 चलते हैं या 160 चलते हैं। नो, आई विल नॉट डू इट। दिस टाइम आई विल रिवर्स कैलकुलेट इट कि अगर आपका CD रेशियो 65 है तो आप कितना लोन देंगे उसके लिए, और वही आपका टारगेट होना चाहिए। तो यू कैन इमेजिन हाउ मच मनी, वो तो बजट से ऊपर होगा, वो तो 2 लाख से ऊपर हो जाएगा। तो आप अगर इस इकोनॉमी में इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो मेन है हम लोग का, किसी भी इकोनॉमी का जो बैकबोन है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मतलब कितना कैपिटल कंपोनेंट्स में एक्सपेंडिचर होता है, और उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल है। तो आप समझ सकते हैं कि वी आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन ओवरटेक एनी ऑफ दिस सो कॉल्ड मतलब डेवलप्ड स्टेट्स। तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो हम लोगों के सामने है, और अलग से हम लोग इस पर बातचीत इंडस्ट्री से और बैंक से फिर करेंगे, और जरूर इस पर और चर्चा होगी। सरकार का जहाँ तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो मोस्टली हमारा क्रिएशन ऑफ एसेट पर रहा है, और धीरे धीरे इस साल हम लोग आज मैं कल के ही आंकड़े में लेकर आया था, तो हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब आता है वही 40,000 करोड़ के आसपास हम लोग का कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है। Can share the figures, exact figures। तो मेरा लास्ट क्लोजिंग आया है, हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है इट्स बीन अबाउट अराउंड 40,000 करोड़। और जो मेजर हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, अभी भी वी स्टिल आर इन्वेस्टिंग मोर इन शिक्षा, ग्रामीण विकास, हेल्थ डिपार्टमेंट, और पुलिसिंग में काफ़ी पैसा जाता है, और एनर्जी है, और सोशल वेलफेयर, पंचायती राज, नगर विकास, ग्रामीण जो रूरल रोड्स है, रूरल रोड्स डिपार्टमेंट है। मोटा मोटी यही हम लोग की जो मेन सरकार की प्रायोरिटी एरियाज हैं उसमें जाता है। ऑब्वियसली इंडस्ट्री में मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि यू विल हैव द बैंक्स हैव टू कंट्रीब्यूट, एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव यू सब्सिडी, स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव यू इंसेंटिव्स, बट अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दैट will have to come from the institutional finance। और हम लोगों ने we have traveled a lot, और मैं जस्ट आपको फिगर्स बताता हूँ, एक्सपेंडिचर का फिगर, मतलब जस्ट एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, आज बजट की बात नहीं करें। तो हम लोग 2004-05 में 20,000 करोड़ पे थे एक्सपेंडिचर पे, और आज 2 लाख है। सो वी हैव ट्रैवल्ड अबाउट 10 times in this particular year, और ये हम लोग का मेजर रहा है। और हम लोग का जो डेवलपमेंट एजेंडा भी है सरकार का, बड़ा फोकस्ड रहा है। हम लोग एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, आज अभी जस्ट लॉ एंड ऑर्डर की बात हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, दैट इज ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमी। गुड लॉ एंड ऑर्डर लीड्स टू गुड इकोनॉमिक ग्रोथ।
तो आज लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही थी, मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी, पुलिस को टू बी द बेस्ट इन द कंट्री, तो कैसे उसको मॉडर्नाइज किया जाए, इस पर चर्चाएं हो रही थी। स्कूलिंग पर चर्चा हो रही है। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव वेरियस सेक्टर्स। वन एरिया विच स्टिल वी नीड टू नाउ रीफोकस ऑन इज स्किलिंग। हम लोग का जो मेजर कंस्ट्रेंट है, हम लोग का बजट है जरूर 2 लाख, बट हम लोग का जो अगर पर कैपिटा करेंगे तो वी आर नॉट दैट हाई। हम लोग पर कैपिटा एक्सपेंडिचर अगर देखेंगे, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है, तो एक्सपेंडिचर एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, बट पॉपुलेशन कुड ऑल्सो बी अ मेजर एसेट जो हमारे राज्य के लिए हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्किलिंग ऑफ चिल्ड्रन, स्किलिंग ऑफ बॉयज, स्किलिंग ऑफ गर्ल्स। सो एक स्किलिंग एरिया है जिस पर बहुत इन्वेस्टमेंट की अभी आवश्यकता है, और ये एक सेक्टर है जो हम लोग कंसंट्रेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे जो बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, टोटली स्किल्ड हों और एम्प्लॉयबल, so एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्किल। सो दैट इज वन सेक्टर जिस पर हम लोग कंसंट्रेट और फोकस कर रहे हैं, और इस पर और हम लोग को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। जहाँ तक सेक्टोरल हमारा कंट्रीब्यूशन है टू जीएसडीपी, आज के दिन है पॉपुलेशन तो हम लोग का कृषि में बहुत ज़्यादा है, बट वैल्यू एडिशन स्टिल इज द लोएस्ट इन द प्राइमरी सेक्टर। और एक आंकड़े मैं सुबह इकट्ठा कर रहा था, हमारे प्राइमरी सेक्टर में जो सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है अभी प्राइमरी का 19% है, जबकि हमारी पूरी पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में है। सेकेंडरी में भी 19 है और टर्शियरी में 61 है। और हम लोग का जो मेजर सेक्टर जिस पर हम लोग अब रीफोकस करने वाले हैं वो क्रॉप्स के अलावा हम लोग का जो एलाइड सेक्टर है, दैट इज वन एरिया जो कि पशुपालन विभाग देखता है, उस पर मेजर फोकस हम लोग करने वाले हैं और मेजर प्लान्स हैं उसके, और मेजर प्लान इन टर्म्स ऑफ पोल्ट्री में, फिशरीज में, पोल्ट्री में, एनिमल हस्बेंड्री, दैट इज वन मेजर फोकस एरिया। और आपकी जानकारी में मैं देना चाहता हूँ कि हमारे इस राज्य में जो सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें ग्रोथ हाईएस्ट है, वो ये सेक्टर है, वो एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, पोल्ट्री, दिस इज द लार्जेस्ट ग्रोइंग सेक्टर। और जो नेशनल एवरेज है और इवन नेशन वाइड अगर आप हमारा ग्रोथ देखेंगे, सो यू फाइंड दैट दिस इज द लार्जेस्ट growing sector. So that is one sector where we are trying to concentrate on. और जो डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम है, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग को माननीय प्रधानमंत्री कह रहे हैं, तो ये सेक्टर विद द प्राइमरी कृषि will lead to doubling of farmers income. So that is one sector which we are trying. एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर मार्केट्स का मॉडर्नाइजेशन का सैंक्शन हम लोगों ने लास्ट ईयर किया है, जिसमें भी एग्रीकल्चर मार्केट्स हैं, एग्रीकल्चर कॉपरेटिव्स है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग ट्रेड है। सो एग्रीकल्चर में जस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पर नहीं ध्यान देके उसका एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, एग्रीकल्चर एग्रीगेशन और इंटरस्टेट ट्रेड जो है ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज, इस पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। सो प्राइमरी सेक्टर में हम लोग का बेसिक फोकस है एग्रीकल्चर को और वैल्यू ऐड करना, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री और फिशरीज पे काम करना, और सेकेंडरी सेक्टर में हमारा कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज है, और टर्शियरी सेक्टर में हम लोग सर्विस सेक्टर जो है इस पर भी हम लोग को कंसंट्रेट करना होगा इन टर्म्स ऑफ सर्विस डिलीवरी, ऑब्वियसली आईटी सेक्टर्स है, मेडिकल सर्विसेज है, तो ये सारे हम लोग ट्राई कर रहे हैं। और लैंड विच इज अ कंस्ट्रेंट, हम लोग कहते हैं लैंड विच इज अ कंस्ट्रेंट, इस पर एक नई लैंड पूलिंग पॉलिसी अभी विचारार्थ है राज्य में, जिसमें लैंड पूलिंग कर कर वेरियस जो सेक्टर्स पर फोकस हम लोग करेंगे, स्पेशली हेल्थ केयर है, आईटी है और सभी इंडस्ट्रियल एरियाज है, लैंड पूलिंग से हम लोग कुछ लैंड निकालने की कोशिश करें ताकि इन सभी सेक्टर्स में लैंड की कमी नहीं हो। और लैंड ऑब्वियसली बहुत सारे एरियाज में हम लोगों ने एक्वायर किया है, और मेजर हाईवेज के बगल में भी लैंड एक्वायर करने का प्लान है। हम लोग एक लॉजिस्टिक पार्क डेवलप हो रहा है ऑन नियर बोध गया, आपको सबको जानकारी होगा, करीब ह्यूज चंक ऑफ लैंड नियर बोध गया। और जैसे ही हमारा जो कॉरिडोर बनेगा, हमारा जो ईस्ट वेस्ट ये जो कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, तो वी विल हैव अ मेजर लॉजिस्टिक हब देयर व्हिच इज आल्सो वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। सो लॉजिस्टिक हब है आपका। तो ब्रॉडली जो हमारे विभिन्न सेक्टर्स में प्लान है और जो विभिन्न सेक्टर्स में कार्य हो रहे हैं, तो
So I think Bihar is on the right path, and it's already got the increasing graph. और जो स्मॉल सेक्टर्स हैं, जो हमारे माइक्रो एंड टाइनी सेक्टर्स हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम मेजर इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, जो नॉर्मल सेक्टर्स टाइनी सेक्टर्स हैं, तो उस पर भी हम लोगों ने बहुत काम कर चुके हैं और वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू स्पीड अप द प्रोसेस। मानपुर से हमारे फ्रेम भी बैठे भी हैं, तो हैंडलूम सेक्टर इज वन सेक्टर विच वी आर ट्राइंग टू मॉडर्नाइज द हैंडलूम्स, द पावर लूम्स। साथ ही साथ अवेलेबिलिटी ऑफ मलबरी, हमारे 7 जिले हैं जिस पर हम लोग मलबरी प्रोडक्शन शुरू किए हैं। हमें ये बहुत ही कमेंडेबल है कि हम लोग मलबरी डेस्टिनेशन भी होने वाले हैं 7 जिले। और तसर जो झारखंड के बॉर्डर जिला है, बांका है, जमुई है और नवादा कैमूर है, तो तसर डेस्टिनेशन होगा। सो द मलबरी इन तसर प्रोड्यूस्ड इन दीज एरियाज विल बी woven into fabric by Manipur and भागलपुर। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अन्य सेक्टर्स पे भी काम कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारी जो खादी है, तो इंक्रीजिंग दी खादी चरखास लूम्स उस पर भी है। और हम लोग चाह रहे थे कि जो मॉडल हम लोगों का था कि एक समय था हम लोग सोचते थे कि बड़े इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, तो हम लोगों ने क्या किया कि वी स्टार्टेड गेटिंग स्मॉलर इंडस्ट्रीज इन प्लेस। और स्मॉल इंडस्ट्रीज का मतलब है जो टाइनी है। PMGSY में बैंकिंग में बहुत प्रॉब्लम हुई थी, तो वी गॉट इन दिस SCS की उद्यमी योजना इन प्लेस। और हम लोगों ने कहा कि लेट अस स्टार्ट। और ये एक्चुअली मुझे मतलब आइडिया आया, एक बार मैं गया था यहाँ पे, ये जो नालंदा के पास मोरा तालाब है जहाँ पे जूता बनते हैं, तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि एक लेडी थी जो चूड़ा बना रही थी, चावल भी बना रही थी, आटा भी पीस रही थी और 3-4 चीजें एक साथ बनाई थी और बड़ा इंटीग्रेटेड यूनिट था। तो मैंने पूछा कि कितने का है, तो शी सेड टोल्ड मी 10 lakhs का। तो मैंने कहा कि एंड शी हैड बिल्ट, वो बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना ली, सब कुछ है, गाड़ी वाड़ी सब। तो मैंने कहा सब हो गया इसी 10 लाख में? बोला हाँ सर, देखिए सब पूरा गाँव आता है, आटा पीसता है, चूड़ा भी बना देते हैं, सब कुछ बनाते हैं। तो दैट इज द प्लेस वेयर आई पिक्ड अप एन आइडिया कि हर गांव में अगर वी वुड लाइक टू हैव सच स्मॉल यूनिट, सच इंडस्ट्रीज, then we are on the China model of growth. You know, China did not start with big industries. They started with household, tiny village industries, and finally they clubbed these big industries. And finally, जैसे दिवाली का लाइट है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री में नहीं बनता है, वो गांव में बनता है। ये आपके दिवाली लाइट जो आप खरीद के लाते हैं थोक में, वो गांव में बनता है। तो और बहुत सारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट तो गांव में बनते हैं उसके। तो वी थॉट कि दिस इज वन मॉडल व्हिच वी शुड ड्रॉ, दैट वी शुड बी अ हब फॉर स्टार्टअप, हब फॉर स्मॉल इंडस्ट्रीज। और हमारा प्रोसेसिंग जो प्री प्रोसेसिंग है, ऑब्वियसली लार्ज पोस्ट प्रोसेसिंग नहीं हो सकता, बट प्री प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, तो ये सब हम लोग जो गांव में ही हो और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस गांव में ही प्रोसेसिंग। और आज के दिन में आई एम हैप्पी टू सी दैट काफी अच्छे यूनिट्स लग गए हैं। और कुछ लोगों ने टेंट वाला स्कीम लिया, कुछ लोगों ने फूड प्रोसेसिंग लिया, कुछ ट्रैवल इंडस्ट्री में भी गए, मतलब ट्रैवल टूरिज्म, काफी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज में लोग गए। तो इट्स अ वेरी वेलकमिंग साइन दैट हमारे आज के यूथ instead of getting into सरकारी नौकरी are into these small micro enterprises which will add to the economy of the state. So end में यही है कि every sector needs to be tapped, every sector needs to be focused, but we are on the right track. मुझे खुशी है इस बात की है that we are on the right track and we have got the graph. मैं आज ग्राफ भी देख रहा था, this is now straight up top graph. मतलब हम लोग जो एक्सपेंडिचर है, हमारे जो इकोनॉमी का ग्रोथ है, now we are on a very steep growing curve, और I am very sure that we will catch up. We will catch up with any of the developed states. Industries का तो सहयोग रहेगा ही. I think they have to now gear up also, and they have to be with the government, and the government has to be with them. So सब सेक्टर्स में, मतलब माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, कृषि, एलाइड और स्किलिंग, एजुकेशन, हेल्थ, एंड ऑल सेक्टर्स,
I think we are on the right track and we will do a good job. So we should be proud of ourselves. We should be proud of our achievements. We should be proud of what we are doing. Or the first step to progress is to be proud of ourselves. मतलब कभी कभी कहते हैं ना कि हम दुखी हो जाएं कि भाई हम तो मतलब अब क्या करें, बहुत नीचे हैं तो नीचे ही रहेंगे. नहीं, we should be first proud of ourselves. Kesari ji should be very proud that our industry is doing well and will do well. That is the first step. और केसरी जी कहेंगे नहीं देखिए ना पीछे नीचे गिरे हुए हैं, गिरे ही रहते हैं, क्या करेंगे? Then तो you will not तब तो नहीं होगा. We should be proud and we should try to introspect. We should try to correct ourselves and put this state back on the fastest growth path. We are already on the fastest growth path. As a finance secretary मैं बताता हूँ कि we are on the fastest growth path. और कभी-कभी प्रोजेक्ट्स की बात होती है, पैसे कमी नहीं रहती. I mean, I don't. आज बैठा था, the police department asked me for 600 crores. I said ठीक है. You send me a proposal, we will do it. We are thinking on those lines. यही चीज अगर चली जाइए, पंजाब में चले जाइए या हरियाणा में चले जाइए, you will find that they are into serious financial problems also already. We don't have this problem. और सभी लोग मिलेंगे, सभी लोग चर्चा करेंगे और अच्छी है बात है. I thank the BIA कि इस प्रकार के व्याख्यानमाला में मतलब we get to meet everybody, hear everybody and मेरे से I'm not that high profile as my earlier speakers who have been delivering lectures on this forum, but we still have. I'm a practitioner. मैं तो practitioner से बात कर रहा हूँ. प्रोफेसर एनके चौधरी को तो मैं टीवी में ही देखता हूँ. तो इतना सुना देते हैं कि हमको लगता है कि भाई अब हम क्या करें. तो I keep hearing him and Professor P.B. Ghosh is part of our team. So and other people, HOD economics, Dr. Sarosh Sinha, ये सब काफी मेरे से ज़्यादा जानते होंगे. मैं तो अभी भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, PhD हुए और अभी PhD का मेरा सेकंड ईयर होने वाला है. तो मैं तो स्टूडेंट ही रहता हूँ. किस सब्जेक्ट में कर रहे हैं? इकोनॉमिक्स है मेरा, पब्लिक फाइनेंस है, इकोनॉमिक्स में है और यही चल रहा है. आई कंटिन्यू टू बी स्टूडेंट. तो मैं अपने को कोई ज्ञानी गुणवान नहीं बोलता हूँ. एंड आई कंटिन्यू टू बी स्टूडेंट. और मेरे प्रोफेसर्स हैं, मेरे टीचर्स हैं, गुरु हैं. तो वी आर ऑल ऑन एन अर्निंग एंड मैं धन्यवाद देता हूँ एंड बधाई देता हूँ टू BIA फॉर कंडक्टिंग सच अ मीटिंग. एंड मेरे से जो हो पाएगा मतलब इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए आई एम ऑलवेज देयर. एंड वी डू एडवाइज द ऑनरेबल CEO ऑन वेरियस इश्यूज. जहाँ तक संभव होता है वी डू ट्राई टू मेक अ वे और इंश्योर. बट we have to be positive. We have to be very positive about ourselves. That is the first principle of growth. अगर आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो तब तक गड़बड़ हो जाएगा. तो केसरी जी, I suppose you have a very positive. Yes. नहीं, notion नहीं है. तो We are all positive. Very positive. Be positive नहीं होता है. We all have to be very positive and say कि नहीं हम होंगे कामयाब and we will take over this.